हिंदुस्तान में त्योहार कोई भी हो, पूरे धूमधाम से मनाया जाता है। अब मकर संक्रांति का माहौल है तो फिर राजस्थान की राजधानी जयपुर की ही बात कर ली जाए। दरअसल संक्रांति पर पूरा शहर छतों पर होता है अपनी पतंगों के साथ, लेकिन ये ही पतंगे बेजुबान पक्षियों की जान की दुश्मन भी बन जाती है। और इसी को देखते हुए पिछले कुछ समय से जयपुर में कुछ लोगों की एक टीम ऐसी भी है जो इन पक्षियों को नई जिंदगी भी देती है। आज हम आपको मिलाएंगे उसी टीम से और जानेंगे कि आखिर कैसे देती है वो इन जख्मी पक्षियों को जीवन दान। रोहित जी, किस तरह से पूरा ये प्रोसेस होता है, किस तरह से बर्ड्स को लाया जाता है और किस तरह से उनका रिहैबिलिटेट किया जाता है? देखिए, मकर संक्रांति पे जनरली वुंड्स होते हैं, इंजरी होती है, वो ग्लास कोटेड मांझा से होती है जिससे पंख कट जाते हैं। तो ऐसे बर्ड्स का इमीडिएट लैसरेशन करना पड़ता है, सूचर करना पड़ता है और ऑपरेशन होता है इन बर्ड्स का और फिर उनका रिहैबिलिटेशन होता है। सो सबसे पहले बर्ड को लाना होता है और स्पॉट पे उसकी ब्लीडिंग रोकना होता है। वो काम हमारे रेस्क्यूअर्स का होता है और वो रेस्क्यूअर्स सारे ट्रेंड होते हैं फर्स्ट एड में। जैसे वो बर्ड को लेके आते हैं तो वेटनेरियंस उनको बर्ड को अपने पास रखते हैं, देखते हैं क्या प्रॉब्लम है, क्या करना है, और बर्ड का टेम्परेचर, तापमान और वजन लिया जाता है। उसी हिसाब से देखा जाता है कि अगर ये स्टेबल है तो इसका ऑपरेट करेंगे, अगर नहीं तो इसको थोड़ी देर के बाद जब ये स्टेबल हो जाएगा तब ऑपरेट करेंगे। बिल्कुल जैसा इंसानों के साथ होता है वैसा ही पक्षियों के साथ ट्रीटमेंट किया जाता है। और उसके बाद अगर बर्ड ऑपरेट हो जाता है तो अगेन मेरा भी सपोज हाथ पे लगेगी, फ्रैक्चर होगा, तो ऑपरेट होने के बाद प्लास्टर बंधेगा, हर दिन फिजियोथेरेपी करना, सेम बर्ड्स के साथ है। बट इनका मेटाबॉलिज्म थोड़ा फास्ट होता है तो इनकी ग्रोथ भी फास्ट होती है। अगर मुझे 1 महीना लगेगा हड्डी टूट के ठीक होने में, इनको 9 दिन लगते हैं, 9 से 15 दिन। सो सिमिलरली एक पट्टियाँ बार बार चेंज करनी पड़ती है, रेगुलरली फिजियोथेरेपी करना पड़ता है बर्ड्स के साथ, और धीरे धीरे इनको जो इनका प्राकृतिक आवाज़ सा है वैसा इनको आवाज़ देना पड़ता है जिससे स्वचन विचरण कर पाएँ, और जो ठीक हो जाते हैं उनको फिर हम लोग लास्ट स्टेज पे रिलीज़ कर देते हैं। तो ये बोलने में बहुत छोटा सा है बट इसमें बहुत समय लगता है, और रेस्क्यूअर से लेके ट्रीटमेंट से लेके रिहैबिलिटेशन में अलग अलग तरीके के लोग इस कार्य से जुड़े हुए रहते हैं जो कि इस कार्य के मास्टर्स हैं अपने फील्ड के। तो खासकर मकर संक्रांति के वक्त में इस तरह के केसेस ज़्यादा आते हैं जब पतंगों की डोर के अंदर लोग पक्षियाँ उलझ जाते हैं या दूसरे जानवर उलझ जाते हैं। तो किस तरह का चैलेंज होता है खासकर मकर संक्रांति के वक्त? ये एक बहुत ही चैलेंजिंग सिचुएशन है क्योंकि एक कबूतर जो होता है वो 250 ग्राम का होता है, मतलब उसमें कोई ज़्यादा ब्लड नहीं होता। तो ज़रा सा भी ब्लड एक्सेस लूज़ हो जाता है तो कबूतर वहीं मर जाता है। तो इमीडिएटली ब्लीडिंग रोकना और जैसे ही बर्ड यहाँ पे आए उसको रिहाइड्रेट करना सबसे प्राथमिक चीज़ है जो बर्ड के लिए लाइफ एंड डेथ सिचुएशन है। उसके बाद जो घाव हुआ है उस घाव को हील करके ठीक करना। सो 2 चीज़ों का बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान रखना पड़ता है, एक तो रिहाइड्रेशन और घाव का इलाज। तो ये दोनों ही प्राथमिक चीज़ें हैं जो जीवन और मौत का जो डोर है, लाइन है, उसमें अहम रोल प्ले करती है। तो हम आपके कुछ वॉलंटियर्स भी हैं, एक बड़ी संख्या में एक टीम है जो इसके पीछे वर्क कर रही है, एम्बुलेंस है। तो किस तरह से एक पूरा आपके पास कैसे इन्फॉर्मेशन आती है और किस तरह से आप उसको रिहैबिलिटेट करने जाते हैं, उसको पहले आप उसको जो रेस्क्यू करते हैं, और किस तरह से पूरी टीम आपके यहाँ लेकर आती है और क्या पूरा एक प्रोसेस होता है? इन शॉर्ट में एक प्रोसेस आप बताएं। जी, सबसे पहले हमारा जो हेल्पलाइन नंबर है जो साल भर चलता है, नंबर भी आप बताएं। 9828500065। ये पक्षी और सरीसृप हेल्पलाइन है जो जयपुर वासियों के लिए साल भर खुला रहता है, और ये नंबर सब जगह वाइड स्प्रेड है। तो जैसे ही कोई आदमी घायल पक्षी देखता है वो तुरंत इस नंबर पे फ़ोन करता है। जैसे आप आए, अपने एंटर किया तो हेल्प डेस्क थी, तो जैसे ही कोई फ़ोन करता है उसका नाम, नंबर, डेट, एड्रेस रिकॉर्ड कर लिया जाता है। यहाँ से तुरंत वॉलंटियर को डिस्पैच कर दिया जाता है। तो वॉलंटियर साइज़ ऑफ द बर्ड के हिसाब से बॉक्सेस लेके जाता है और फर्स्ट एड के लिए क्या क्या चाहिए वो सामान उसके बैकपैक में रहता है। वो वॉलंटियर जाता है, बर्ड का हमारे को फ़ोटो या अपडेट कर देता है कि ये कंडीशन है। अगर वो बर्ड क्रिटिकल होती है तो एकदम क्रिटिकल, तो उसमें लाल स्टिकर उसकी जेब में होता है, वो लगा देता है। तो जैसे ही जब वो बर्ड को या लाल, हरा, ऑरेंज या वाइट मतलब एकदम कम घाव है, ज़्यादा टेंशन नहीं है, बर्ड स्टेबल होना है और उसको तुरंत 1 या 2 दिन में ठीक करके छोड़ना है। तो ऐसे साइंस है हमारे कि कौन सा विंग इंजरी है, लेफ्ट विंग इंजरी, उसका भी स्टिकर है तो बॉक्स पे ही लगा देते हैं। तो जैसे ही वो ट्रियाज एरिया में बॉक्स को यहाँ सबमिट करता है, जो प्री वेटनरी टीम या जिसे अपन पैरावेट कहते हैं, पैरावेट वाली जो टीम है वो तैयार हो जाती है, बर्ड को चेक कर लेती है और वेटनेरियंस के लिए बर्ड को तैयार कर देती है। तो वेटनेरियंस बॉक्स देखते हैं, अगेन उसमें लिखा हुआ होता है सूचर कहाँ हो रहा है, कहाँ करना है, क्या क्या सामान चाहिए, वो सारा सेटअप होता है टेबल पे। और इमीडिएटली जैसे ही बर्ड आता है, अगर वो स्टेबल है तो उसका हाथों हाथ सर्जरी हो जाता है, बिकॉज वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सर्जरी होने के बाद तुरंत मैटर होता है पोस्ट केयर का कि भाई सर्जरी तो हो गई, अब इसको हर 3 दिन नॉर्मल एंटीबायोटिक, पेन किलर
और विटामिन्स देने होते हैं। सो ये 3 दिन का कोर्स चलता है, जैसा सेम इंसानों के साथ चलता है वैसा बर्ड्स के साथ भी होता है। फिर इसका रीहैब प्रोसेस चालू होता है, पहले छोटे पिंजरे में रखते हैं, फिर और बड़े, और फिर और बड़े, और फिर फाइनल रिलीज़ के टाइम पे इसको सबसे बड़े एवियरी में रखते हैं और फिर उसको स्वच्छंद छोड़ देते हैं। सो करीब इसमें 6 से करीब 40 दिन लग सकते हैं इस पूरे प्रोसेस में, डिपेंडिंग किस टाइप की इंजरी हुई है। बीता साल भी बहुत चैलेंजिंग भरा रहा, ये साल भी, क्योंकि बर्ड फ्लू भी आ गया है कोरोना संकट के बीच में। तो किस तरह की एक नया चैलेंज सामने आया है बर्ड फ्लू की वजह से, और क्या अभी प्रोसेस अपनाया जा रहा है? हाँ, लास्ट 17 सालों में ऐसी दुविधा और हताशा में कभी नहीं हुई, क्योंकि इस बार हम लोग बहुत सतर्क हैं। जो 100 वॉलंटियर्स मेरे हैं वो इस बार कंपैरेटिवली नंबर्स में कम हैं, क्योंकि जो बर्ड फ्लू है वो लाइफ थ्रेटनिंग भी है। कोविड-19 है ही ऑलरेडी, तो कोविड-19 की मापदंड गाइडलाइंस हम लोग फॉलो कर ही रहे थे, पर अब बर्ड फ्लू ने भी राजस्थान में दस्तक दे दी है। तो हम लोग जो भी रेस्क्यू कर रहे हैं वो पीपी किट पहन के कर रहे हैं, तो इसमें काफ़ी दिक्कत आ रही है, क्योंकि वॉलंटियर्स भी यूज टू नहीं है। सेकेंडली, हाइट की जो कॉल्स होती है, कोई पेड़ पे कबूतर लटका हुआ है तो आप पीपी की इट कैन पे आप हमेशा हर कॉल पे नहीं जा सकते। छत के से डोरी से लटका हुआ है तो वो कॉल पे भी आप पीपी किट पहन के कंफर्टेबली आप हैंग नहीं कर सकते। तो बड़ी दिक्कतें आ रही है अभी हमारे फील्ड स्टाफ को। सेकंड, संक्रमण का डर, तो और पीपी किट का एक्सपेंस, जो कि अभी ऑलरेडी लो डाउन चल रहा है इंडस्ट्रियल में, तो संस्था की डोनेशंस बहुत अफेक्ट हो गई है। और इस समय से पीपी का भार, एक पीपी किट करीब 280 से 300 रुपये का हमारे को ऑन कॉस्ट पड़ रहा है। तो आप इमेजिन करिए, एक रेस्क्यूअर दिन में एक पकड़ रहा है, तो हमारे 30 रेस्क्यूअर हैं, और ये करीब 10 दिन का निरंतर कार्य है, जो निरंतर काल है, जो चलता रहेगा। तो डेफिनेटली बहुत सारी तकलीफें इस साल अपने आप आई हैं, एक तो नेचर की तौर पे और एक इंडस्ट्रियल जो प्रॉब्लम चल रही है वो भी। आप यहाँ पे जितने भी कॉल हेल्पलाइन नंबर पे जो कॉल आते हैं उनको करते हैं, और उसके बाद उसके अलावा आप रेस्क्यू करने भी जाते हैं। तो कितने अमाउंट में कॉल अमूमन संक्रांति के दिन पर आते हैं, और किस तरह से एक पूरा प्रोसेस रहता है कि आपके पास जैसे कॉल है आप कैसे आगे उसको फॉलो ऑन करते हैं? देखिए, जैसे कि मैं बैठता हूँ यहाँ पे, तो मेरे पास करीबन रोज़ की 100-150 कॉल्स आती है। अकॉर्डिंगली उसमें से अभी अब बर्ड फ्लू है, तो बर्ड फ्लू का जैसे भी हमें लगता है कि ये बर्ड फ्लू का है, तो उसका एक एनिमल हेल्पलाइन नंबर है, हम उसको वही प्रोवाइड करवा देते हैं कि ऐसा लगता है थोड़ा भी डल एंड डिजीज़ वाला है तो हम उसको सीधा कर देते हैं। उनमें से अराउंड 60-70 कॉल्स ऐसी होती है जो मांझे से इंजर्ड होती है, वाइल्ड बर्ड होती है, जो भी होता है वो उसको हम लोग रेस्क्यू करते हैं। उसके लिए हमारे पास वॉलंटियर्स की टीम होती है, जो अकॉर्डिंगली एक ड्राइवर होता है जो फेस शील्ड वगैरह वो पूरा कवर्ड होके जाता है, देन एक होता है पूरा पीपी किट पहन के रहते हैं वो पूरा, देन वो रेस्क्यू पे जाते हैं, एंड देन वो रेस्क्यू वगैरह जो भी बर्ड्स वगैरह है उसको रेस्क्यू करके लेके आते हैं। अब जो भी रेस्क्यू होगा देन उसके बारे में पूरी जो एम्बुलेंस होती है हमारी सैनिटाइजेशन वगैरह पूरा प्रोग्राम करके आता है। सो आप यहाँ पे जो जितने भी केजेस हैं और जितने भी पिंजरे हैं उनको पूरी तरह से 3 अलग अलग आपने हिस्सों में बांट रखा है, तो वो किस तरह से, किस आधार पे उनको बांटा गया और कैसे उन बर्ड्स को उनके अंदर रखा जाता है? जैसे कि आपने देखा, अपना जो शेल्टर है ये इनके बर्ड्स के अकॉर्डिंग बनाया हुआ है, और पर्टिकुलरली एक बर्ड तो आती नहीं है, तो जितनी भी बर्ड्स है उनके अकॉर्डिंग अपन ने इसमें डिवाइडेशन दिया गया है। जो नॉन वेजिटेरियन बर्ड है या काइट है, ईगल है, उनके लिए अलग है। उसके अलावा वाटर बर्ड है, कई जलमेल हुआ, बरखेड़ा हुआ, क्योंकि मंजे की डोर हर जगह रहती है तो वहाँ भी ऐसे बर्ड्स का रेस्क्यू किया जाता है। उनके लिए हमने अलग पॉन्ड वॉन्ड और उनका हैबिटेट के अकॉर्डिंग तैयार किया है। और एक जो आपने थर्ड देखा केज, उसमें भी आप देख सकते हो जो स्मॉल बर्ड है, पिजन है, डव है, लेफ्ट विंग है, जो भी स्मॉल बर्ड है उन सबको अलग रखा गया है। और इन केजेज में आपने देखा होगा कि जो कलर है वो बिल्कुल ग्रीन है, और ग्रीन के अलावा एक कारपेट ग्रीन और लगाया हुआ है, ताकि जब भी किसी बर्ड का रेस्क्यू करके और उसको यहाँ रखा जाए, और उस बर्ड को ह्यूमिडिटी से दूर रखा जाता है और उनको खुद का ग्रीन और नेचर दिया जाता है, ताकि वो अपने हैबिटेट में सर्वाइव कर सके और वापस अपने आसमान की उड़ान भर सके। सो यहाँ पे कुछ और जैसे केज और उस तरह की चीज़ें हैं, हेल्पलाइन नंबर है, तो किस तरह से होता है कि आप लोग हेल्पलाइन नंबर के थ्रू उसके बाद उसको यहाँ रेस्क्यू करके लाते हैं, और उसके बाद कैसे इन बर्ड्स के अंदर, मतलब इन केजेस के अंदर उनका पूरा ट्रीटमेंट चलता है, लैब्स के अंदर किस तरह का पहले इनिशियल ट्रीटमेंट दिया जाता है? ठीक, सबसे पहले देखा जाता है कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल जब भी अगर कॉल आती है तो हमारे जो हेल्पलाइन पे जो भी बैठते हैं वो उस कॉलर से मालूम करते हैं कि दे टाइम सिचुएशन क्या है। अगर सिचुएशन आपको लग रही है विंग इंजरी है तो उसके लिए जो भी वहाँ रेस्क्यूअर जाएगा वो फर्स्ट एड किट लेके जाता है। फर्स्ट एड किट में एक पेन किलर होता है, बेटाडीन होती है जो कि ब्लीडिंग रोकने का काम करती है। पेन किलर उसके जो भी दर्द है उसको कम करती है। वहाँ से वो बर्ड आता है, उसकी यहाँ एंट्री होती है। एंट्री के बाद में फिर उसके जो भी उसकी जो सिचुएशन है, विंग इंजरी है, लेग
लेग साइड इंजरी है, राइट साइड इंजरी है, वो हमारे जो वेट और जो वेटनरी डॉक्टर और उनकी जो टीम है वो पूरा चेक करती है, उसके अकॉर्डिंग उसका ट्रीटमेंट होता है। अगर ट्रीटमेंट लंबा चलेगा उसका तो वो पूरा डेटा मेंटेन होता है, कौन सा इसको कितने ग्राम का बर्ड था, कौन सा इसको आज दिया गया है, वो डे बाई डे तैयार किया जाता है। उसके अलावा हमारा POC होता है, पोस्ट ऑफ केयर में, उस समय उनके दोनों टाइम उनके बैंडेज चेक की जाती है, उनके बेटे जो भी दवाई है वो दी जाती है, और उसके अकॉर्डिंग जैसे जैसे वो टाइम बढ़ते जाता है फिर उसको बड़े कैरियर में छोड़ा जाता है। और जो हमारे है यहाँ पर आप जब बर्ड उड़ के थोड़ा ऊपर बैठने लग जाता है, जो ब्रांचेज हमने लगाई हुई हैं, उसके बाद हमारे को लगता है कि ये रिलीज़ होने लायक है, फिर वापस उनको नेचर में रिलीज़ कर दिया जाता है। एक आखिरी सवाल, एज अ यूथ आप लोगों से क्या अपील करना चाहते हैं? किस तरह से पतंगबाजी के दौरान किस तरह से लोग उसका ध्यान रखें? देखिए, सबसे पहले तो ये है कि मांझे से तो अगर हम नहीं उड़ाएं तो वो सबसे बेटर रहेगा कि मांझा संक्रांति है, देखिए ये शुरुआत से ही है लोगों का, तो मांझे से ना उड़ाएं। और सुबह का एक ध्यान रखें, जब सुबह बर्ड्स का निकलना, घोंसलों से बाहर निकलने का टाइम होता है अकॉर्डिंगली 6 से 8 बजे का, देन एक शाम का होता है 5 से 7 बजे के बीच में, तो इस टाइम खासकर का ध्यान रखा जाए कि इस टाइम अगर पतंग नहीं उड़ाएं तो वो बेस्ट रहेगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी लोगों से यही अपील की है कि कम से कम कोशिश करें कि सुबह और शाम के वक्त पतंगबाजी ना करें, क्योंकि उस वक्त पक्षियों के घर जाने का वक्त होता है या फिर अपने घरों से निकल के अपने खाने की तलाश का वक्त होता है। ऐसे में आप भी पतंगबाजी के दौरान दिन का समय चुनें और पतंगबाजी करें, और पतंगबाजी करते समय पक्षियों का ज़रूर ध्यान रखें। मैं अनीश शेखर, कैमरामैन हेमंत शर्मा के साथ द फैक्ट इंडिया।